किसान भाइयों, आज हम आ पहुँचे हैं मध्य प्रदेश के जिला मंडला के गांव पैजवारा में। किसान भाइयों, हम आपकी मुलाकात सफल किसान से इसलिए कराते हैं ताकि आप भी उनसे प्रेरणा लेकर अच्छी खेती करें। हमारे साथ हैं इस गांव के एक उच्च शिक्षा प्राप्त किसान सिद्धार्थ अग्नोती जी। गांव है पैजवारा। आइए और तमाम बातें उन्हीं से जानते हैं। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आप बताएं कि इतनी बढ़िया आप खेती करते हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? तो सर नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ अग्निहोत्री है और बचपन से ही मुझे पशु और पशुपालन में इंटरेस्ट रहा है और साथ ही साथ खेती में भी इंटरेस्ट रहा है। और यही देखते हुए हमने सोचा है कि किसानी को कैसा व्यवसाय कितने अच्छे से प्रॉफिटेबल बनाया जा सके, कैसे हम सस्टेन कर सकें ताकि हमारे पूरे भारतवर्ष में 70% से ज़्यादा किसान मौजूद हैं और वही इसकी उनकी प्रमुख आजीविका का स्रोत है। तो कैसे हम इनको कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें, यही मेरा मेन रुझान रहा है बचपन से और इसीलिए इस इंटरेस्ट के चलते डेयरी और खेती में मैं आया हूँ। जी जी। किसान भाइयों, उच्च शिक्षा प्राप्त की हो, आधुनिक कृषि सोच हो, अगर ये तमाम बातें आप में हों और लगन हो तो निश्चित तौर से कृषि में सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसको कैसे व्यवसाय के रूप में लिया जाता है, कहाँ से शुरुआत की आपने पढ़ाई करने के बाद? पहले पढ़ाई के बारे में बताएं। तो पढ़ाई मेरी पुणे में हुई थी और पुणे के बाद मैं भोपाल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम किया। उसके बाद फिर इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में रहा तो मैं विदेश में पढ़ाई करने के लिए भी गया था। 2010 में मैं इंडिया वापस आके और व्यवसाय के तौर पे डेयरी का इस्टेब्लिशमेंट किया। शुरुआत में हमने 12 जानवरों से पशुओं को लाके हमने स्टार्ट करा था और 12 से करते करते धीरे धीरे इन 10 वर्षों में अभी हमने 120 पशु का वहन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम खेती में लगभग पैतृक खेती थी, शुरुआत में धान, चना, गेहूं करते थे हम, तो उसको चेंज करके हमने आधुनिक फार्मिंग में गन्ना की खेती चालू करी और 5 साल गन्ना की खेती चालू करने के बाद में हमने सब्जियों की तरफ रुख अपनाया। तो पिछले 3 वर्षों से मैं सब्जियों की खेती भी कर रहा हूँ और दोनों डेयरी और खेती दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। खेती से हमको जो पैदावार प्राप्त होती है वो डेयरी के लिए उपयोग होती है और डेयरी से जितनी भी खाद है वो हम कोशिश करते हैं कि 100% खाद हम खेतों में दें। किसान भाइयों, सिद्धार्थ जी ने बहुत सही बात की। कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी टीम ने यहाँ भ्रमण किया, फार्म का भ्रमण किया, डेयरी का भ्रमण किया। आप पीछे भी देख रहे हैं, यहाँ अनेक उच्च नस्ल के पशु भी हैं। तो सबसे पहले खेती की बात करते हैं कि कितने एकड़ या बीघा खेती है, इसमें कौन कौन सी इस समय फसल है? तो अभी हमारे टोटल जो खेती का एरिया रकबा है वो 55 एकड़ है लगभग, जिसमें से 10 एकड़ में डेयरी इस्टेब्लिश है और 45 एकड़ में हमने सब्जी का खेती किया हुआ है, जिसमें 10 एकड़ में मिर्ची है, 10 एकड़ में टमाटर है, लगभग 12 एकड़ में करेला है और 7 एकड़ में ग्राफ्टेड बैगन, जो सबसे आधुनिक तरीका अपना रहे हैं आजकल, जिसमें रूट स्टॉक हम जंगली रूट स्टॉक रखते हैं, उसके ऊपर हाइब्रिड पौधे की ग्राफ्टिंग की गई है। बात तकनीक की करें तो हमने यहाँ देखा कि आप आधुनिक तकनीक से खेती कर रहे हैं। जी। तकनीक आपने कहाँ से प्राप्त की? तकनीक, मेरा ऐसा मानना है कि बचपन से अगर आप में कुछ करने की चाह हो तो आप धीरे धीरे नई खोज और नए तकनीक को खुद ही उजागर करते रहते हैं। तो बचपन समय समय पे मैं अन्य डेयरी फार्मों में विज़िट किया। मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक अध्ययन योजना की गई थी 2014 में
जिसमें मुझे मौका मिला कि समस्त प्रदेश से 20 किसानों को चयनित किया गया था, जिसमें ब्राज़ील और अर्जेंटीना जाके हमने अध्ययन किया। वहाँ से कुछ टेक्नोलॉजी हमने सीखी, कुछ हमारे पशु विभाग से हमें जानकारी प्राप्त होती रहती थी समय समय पे, तो उनमें से छांट के जो हमारे लिए सस्टेनेबल है, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है लंबे समय के लिए, हमने उनको चूज़ किया और उस हिसाब से फिर डेयरी को विचलित किया। जी जी, कहते हैं डेयरी उद्योग की ओर, तो हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं किसान भाई, कितने बढ़िया उच्च नस्ल के पशु भी हैं। तो डेयरी की हम बात करें, उच्च नस्ल की बात करें, तो इसके लिए आपने क्या तैयारी ज़रूरी है, कैसे आवास व्यवस्था, आहार व्यवस्था, उच्च नस्ल के पशु, इस संबंध में बताएं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग जितना ज़्यादा हो सके उतने अच्छे तरीके से पशु को रखें। जैसे हम रह सकते हैं, हमें पसंद है कि हमें हवादार एरिया में रहना पसंद है, तो वैसे ही हम कोशिश करते हैं कि पशुओं को भी हम हवादार एरिया में रखें। हमने शेड की हाइट आप देख पा रहे हैं लगभग 18 फीट ऊंची रखी हुई है, जिससे यहाँ पे हवा आ सके। मीथेन का उत्सर्जन हमारे पशु करते हैं, तो मीथेन की ज़्यादा वैल्यू होने की वजह से बीमारी ज़्यादा बढ़ती हैं। तो अगर आपका शेड ऊंचा रहेगा तो वो बीमारियों को कम आकर्षित करेगा, जल्दी शेड सूखेगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि पशुओं को हमें खुला रखना चाहिए। जैसे पुराने समय में पशु जंगल जाते थे, अपने चरते थे, उनकी एक्सरसाइज होती थी, उनकी पाचन तंत्र सही रहता था। तो जितना ज़्यादा ये चलेंगे, जितना ज़्यादा ये घूमेंगे, उतना ज़्यादा हमारे पशु के लिए लंबे समय के लिए अच्छा है। ब्रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है, रिपीट ब्रीडर की केसेस समस्या ख़त्म हो जाती है। एक जगह पशु बंध के कम दूध भी देता है और वो परेशान भी रहता है। यहाँ पे हमने वही कोशिश करी है कि सारे पशुओं को हम जितना समय हो सके अधिकांश समय खोल के रखें, और उससे उनकी नेचुरल जो वृद्धि है वो बहुत अच्छी होती है, दूध में भी वृद्धि होती है। जी जी, किसान भाइयों, अब वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा करते हैं सिद्धार्थ जी से। तो आवास जो हम देख रहे हैं अभी, ये कितना बड़ा है, कौन कौन से ब्लॉक हैं, क्या आहार के लिए अलग से ब्लॉक है, जल के लिए अलग है, इस संबंध थोड़ा बताएं। तो हमारे यहाँ फीडिंग जो हम करते हैं, लगभग 17 प्रकार के पशु आहारों को हम मिश्रित करते हैं। एक उसका हमारा ब्लॉक बना हुआ है। दूसरा है चारा, प्रतिदिन हमें लगभग 2 टन चारा लगता है, जो कि हम फ्रेश काट के खिलाते हैं। साथ ही साथ एक भूसे का गोदाम बना हुआ है, जिसमें हम अपना समय पे जब भूसा आता है तो हम उसको प्रोक्योर करके रख लेते हैं। और साथ ही साथ साइलेज की जब भी उपलब्धता होती है तो हम मक्के का साइलेज के प्रोक्योरमेंट करके वो भी खिलाते हैं। कोई मौसम आधारित व्यवस्था भी करना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। पशुशाला में मौसम आधारित व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी बरसात का समय चल रहा है, तो इसमें हमें फ्यूमिगेशन, अपना फिनाइल का, पेस्ट का, दवाई का, कीड़े का, ये साइड में करने पड़ते हैं। पशुओं के ऊपर जो किल्लियाँ लगती हैं उनके संबंधित हमको उपचार करने रहते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। जैसे उसके लिए स्प्रे हैं गवर्नमेंट अपने वेटनरी डिपार्टमेंट से जो हमें मिलते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ठंड जैसे आती है, छोटे बच्चों को ठंड में बचाव करना पड़ता है, तो पर्दे लगाए जाते हैं। अभी इस समय मक्खी का एक बहुत ज़्यादा प्रचलन रहता है, तो कोशिश करते हैं जहाँ भी जल भराव क्षेत्र हैं वहाँ पे हम केरोसिन या दवाइयाँ डाल के रखें, ताकि वो लार्वा उत्पन्न ना हो और उन लार्वा की वजह से हमारे जो पशुओं को डिस्कम्फर्ट फील होता है वो ना हो। जी, तो किसान भाइयों, आप इनको सुन रहे हैं। स्वस्थ पशु स्वस्थ देश भी रहेगा। साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो अच्छा दूध देंगे। हमने अभी देखा सिद्धार्थ जी कि नवजात बच्चे अलग बंधे हैं, कुछ और पशु अलग बंधे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा दूध देने वाले पशु हैं। जी, क्या कारण है अलग अलग बांधने का? तो
पशुओं को अलग रखने से हम उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ये बात है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम छोटे बच्चों को उनकी माँ के पास ज़्यादा लंबे समय तक छोड़ देते थे तो वो ज़्यादा दूध पी जाते हैं, तो ज़्यादा दूध भी उनके लिए परेशानदायक है। अगर कम दूध लेते हैं तो भी वो कुपोषित होते हैं। तो हम उनको संतुलित आहार देने के लिए पहले दूध दुहाई के समय हम उनके पास ले जाते हैं। संतुलित आहार देने के लिए उनके वजन के अनुसार 10% जो हमको उनको फीड कराना है वो हम उनको बॉटल के माध्यम से देते हैं। ऐसा करने से हमने ये देखा है कि मोर्टेलिटी जो पहले मरने की दर जो होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। हमारे पास ऑलरेडी ऑलमोस्ट 50 to 60% एनिमल बच्चे जो थे, नवजात बच्चे थे, वो मोर्टेलिटी में आती थी। उनमें बहुत बड़ी गिरावट आई। उनमें अब की स्थिति में हम 90 से 95% पशुओं को हम बचा लेते हैं, क्योंकि जब तक पशु नहीं बचेंगे तो हमारी आगे की डेयरी की नई जनरेशन नहीं आएगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज़ कर रहे हैं, नस्ल की वृद्धि कर रहे हैं। एवरेज यील्ड हमें बढ़ाना है अपने पशुओं की, तो बुल का सिलेक्शन और फीमेल हमारे पास होती हैं। बुल का सिलेक्शन हम करते हैं कि किस ब्रीड को हमको बढ़ाना है, उस ब्रीड के बच्चे हमारे पास आने के लिए तो हमें शुरुआत से प्लानिंग करनी होती है कि कितना बेहतर से बेहतर हम उनको संरक्षित कर सकें। और क्योंकि ज़्यादा अच्छी नस्ल होगी तो ज़्यादा अच्छा वृद्धि होगी। डेयरी में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके नस्ल की चुनाव, और हमारा ऐसा मानना है कि बाहर से पशु खरीदने की अपेक्षा आप खुद ही अपनी नस्ल को सुधार कर सकते हैं। और हमारे यहाँ वेटनरी डिपार्टमेंट में सेक्सुअल सीमन आते हैं जिसमें बछिया ही होती हैं। एक बार अगर एनिमल कंसीव हो जाते हैं तो बछिया के होने से आपके एक तो आप उन पर बहुत ध्यान देते हैं और वही आपकी वृद्धि के लिए मेन कारक होती है। मेल पशु कम आते हैं, इससे आवारा जो लोग हम देखते हैं सड़कों में, पहले आज सबसे बड़ी समस्या है भारतवर्ष की। तो अगर दुधारू पशु रहेंगे तो कोई भी किसान कभी भी अपने पशु को नहीं छोड़ेगा, ना ही उसको आवारा रखेगा, और उससे इनकम भी अच्छी जनरेट होगी। और साथ ही साथ वो पशु कभी भी रोडों में नहीं मारा जाएगा, वहाँ पे चढ़ने नहीं जाएगा, क्योंकि किसान खुद ही उसका ध्यान रखेंगे। जी, तो अभी आप ये बताएं कि आपके पशुशाला में कुछ गौ हैं, कुछ भैंस हैं, जी। ऐसे कितने दुधारू पशु हैं? तो अभी टोटल जो हमारी स्ट्रेंथ है वो लगभग 60 भैंस हैं और 58 गाय हैं। इनमें से 60-65% जो एनिमल हैं, जो पशु हैं, वो अभी दूध दे रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं इतने आपके सामने दुधारू पशु हैं। हर किसान या पशुपालक ये ज़रूर जानना चाहेगा कि हम जो उच्च नस्ल के पशु पाले हैं तो उससे उन्हें क्या लाभ है। व्यवसायिक दृष्टि से सोच तो है, तो आप हमें ये बताएं कि कितना दुग्ध आप दोहते हैं, कितना दुग्ध संग्रहण कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्या अच्छा भाव इसको मिलता है, कहाँ उसको बिक्री करते हैं? दूध के भाव का एक बहुत बड़ी समस्या रही है हर एक किसान को। तो चूँकि हम यहाँ से डायरेक्ट अपने कस्टमर को लेके दूध प्रोवाइड कराते हैं, उनको देते हैं, तो उससे हमें लाभ ये होता है कि आज की डेट में हम 60 रुपये प्रति लीटर दूध दे पा रहे हैं। अगर हम कलेक्शन सेंटर्स को दूध देते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट आधा रेट हमको प्राप्त होता है। और जिस हिसाब से समय पे भूसे का रेट, दाने का रेट बढ़ा है, तो हमें आधे 30 रुपये में दूध का उत्पादन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो एक फ़ायदा ये होता है कि लोगों को शुद्ध दूध उनके घर पे मिलता है। दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि हमारे को अच्छे से अच्छे ट्रायल और नस्ल की वृद्धि के लिए हमें मौका मिल पाता है अगर हमारा रेट दूध का अच्छा बिके। दूसरा क्वेश्चन आपका था? जी, मैं ये जानना चाहूँगा कैसे दूध दोहते हैं आप ऐसे? तो दूध की दुहाई अभी हम हाथ से करते हैं, लेकिन आने वाले वर्तमान समय में लेबरों की शॉर्टेज की वजह से हम इसमें मशीनों का उपयोग करेंगे। समय समय पे मेरे द्वारा जो भी तकनीक होती है हम उसका उपयोग करते जाते हैं। जैसे ज़्यादा दूध हो जाता है तो हम अपने BMC में रखते हैं, बल्क मिल्क कूलर है। किसान भाइयों, अब वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का
फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा करते हैं सिद्धार्थ जी से। और बहुत अधिक दूध होने पे हम उसमें घी को भी बनाते हैं। तो दोनों चीज़ हैं, दूध बेचने के अलावा आप घी भी बना के बेच सकते हैं, उससे आपकी वृद्धि होगी इनकम में। और रख रखाव और साफ सुथरा सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा हर जगह। तो अभी आप देख रहे हैं कि लगभग 60 से अधिक जो पशु हैं ये दुधारू पशु हैं। इसके लिए दूध स्वयं यहाँ अपने माध्यम से हाथ से धोते हैं, फिर इसको इकट्ठा करके पास के जो मंडला शहर है वहाँ इनकी स्वयं के दुग्ध केंद्र हैं, स्वयं अपने सीधे कोई बिचौलिया नहीं इसके बीच में। अगर इस दूध को ये अगर किसी दुग्ध केंद्र में बेचते बिचौलियों को तो आधा इनको भाव मिलता, लेकिन ऐसा नहीं कर रही। स्वयं वो उपभोक्ता को तो शुद्ध दूध पहुंचा ही रहे हैं और स्वयं को पूरा भाव भी मिल रहा है। जैसा भी आपने इन्होंने बताया कि हम अगर ज़्यादा दूध हो जाए किसी कारण से तो इनके पास दुग्ध शीत गृह है पास में लगा हुआ, अभी आप देखेंगे उसमें उसको रख देते हैं। लगभग 2 से 3 दिन तक वैसा ही रहता है। जैसे अगर कोई बीमार हो जाए, क्या टीकाकरण इसके लिए क्या व्यवस्था आपके पास? तो हर डेयरी इंडस्ट्री में टीकाकरण का एक बहुत अहम स्थान है। हमारे यहाँ HSBQ जो एक ट्रायोविक इंजेक्शंस होते हैं वो सालाना लगाए जाते हैं। ये प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, इनसे HSBQ FMD जैसी खतरनाक बीमारियां नहीं आती हैं। कोशिश हम ये करते हैं कि एंटीबायोटिक्स और टीकाकरण का उपयोग कम से कम हो, क्योंकि इनके ज़्यादा उपयोग होने से पशु भी परेशान होते हैं और जब वो बीमार पड़ते हैं तभी उनके ट्रीटमेंट में उपयोग होता है। और बाकी के समय हम नेचुरली बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलाते हैं अपने फीड में ताकि वो बीमार कम पड़े, डाइजेस्टिबिलिटी उनकी अच्छी रहे। अगर पशु में स्वस्थ पशु है और अगर वो अच्छे से खाना खा रहा है, बैलेंस न्यूट्रिशन ले रहा है, तो आपको 90% में समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। तो थोड़ी भोजन की बात और कर लें। हमने देखा कि इसमें एक मशीन अभी चल रही थी जी, उसमें कुछ हरा चारा कट रहा था, इसके बारे में बताएं, इससे क्या तैयार करते हैं, ये ऐसा खाना देने से पशुओं को क्या फ़ायदा होता है, क्या दूध बढ़ता है? पशुओं को अगर हम जैसे अभी आप बता रहे हैं चारा की कुट्टी की मशीन है, तो ये 5 माइक्रोन में इसको काटती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो आप एक कौर उठाते हैं, उसको तोड़ते हैं, अगर हम बड़ा कौर आपको दे देंगे तो आपके मुंह में नहीं जाएगा। तो वैसे ही हम इसको इंश्योर करते हैं कि एक सही साइज़ में उसकी कटाई हो, सही मात्रा में मिश्रण हो और बैलेंस न्यूट्रिशन जाए। तो बैलेंस न्यूट्रिशन का होना हमारी डेयरी में बहुत अनिवार्य है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम DM की बात करते हैं, ड्राई मैटर इनटेक, तो ये एनिमल का आप अगर प्राप्त कर लेते हैं तो उसके हिसाब से इसकी फीडिंग की जाए। ड्राई मैटर इनटेक एक एनिमल को ये बताता है कि उसके शरीर का लगभग वो 10 से 15% ही खाना खा सकता है। तो 10 से 15% पे हम 60% हरा चारा रखते हैं, 60 से 70% हो जाता है, जिसमें साइलेज और हरा चारा दोनों होता है। लगभग 10% भूसा रखते हैं और बाकी कॉन्सेंट्रेट फीड होता है। कॉन्सेंट्रेट फीड में भी सोयाबीन की DOC, धान की DOC, खली, बिनोला की, राई की खली, चुनी, मक्का इत्यादि सारे मिलाए जाते हैं। इसके साथ साथ टॉक्सिन बाइंडर जो हमें रखता है, मिनरल मिक्सचर, नमक। तो ये सारे बैलेंस न्यूट्रिशन मिला के देने से, प्रतिदिन देने से, इससे हमें ज़्यादा दूध उत्पादन होता है और एनिमल को ज़्यादा अच्छे से आप लंबे समय तक रख सकते हैं अपने। किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, सिद्धार्थ जी ने जो जानकारी आपको दी है कि किसानी में अगर आप नई तकनीक का उपयोग करें, अपने पास जो संसाधन हैं, जैसे पशुपालन आप करते हैं तो उसके गोबर से, गोमूत्र से उसका उपयोग करें, उससे पोषक तत्व बनाएं, तो निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता। हम आपके बीच में आए, आप हमारे कार्यक्रम में भी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसान भाइयों, हर चीज़ का अपना वक्त होता है। अब वक्त हो चला है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। किसानों की आय बढ़ाना मुख्य उद्देश्य, ब्राजीलियन कपास की भारत में शुरुआत, सिंचाई परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के निर्देश, पंजीयन समस्याओं के लिए गठित होगी समिति और
सोयाबीन खरीदी 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में कृषि अनुसंधान में बदलाव, निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना इस विषय पर हितधारकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने की तथा इसका संचालन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने किया। यह सत्र हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया। इसमें देश भर से 800 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने वर्तमान भारतीय कृषि परिदृश्य की जबरदस्त क्षमता और छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए आय सृजन के अवसरों की ओर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों को नई तकनीकें उपलब्ध कराने के लिए सिफारिशों के आधार पर एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। ब्राजील ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय कपास कार्यक्रम की शुरुआत की है। नई दिल्ली में कॉटन ब्राजील आउटलुक का आयोजन किया गया। यह सेमिनार ब्राजील के दूतावास और वजीर एडवाइजर्स की साझेदारी में आयोजित किया गया। कॉटन ब्राजील द्वारा प्रवर्तित यह सेमिनार पहली बार भारत में व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया गया और इसमें भारतीय कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यापारिक लीडर्स, निवेशक और सरकारी अधिकारी शामिल हुए। ब्राजील कॉटन ग्रोअर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एलेक्जेंडर शेंकेल ने कहा कि हाल के वर्षों में हमने सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ उगाए गए कपास के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि निर्माणाधीन और स्वीकृत नई सिंचाई परियोजनाओं का कार्य समय सीमा में पूरा किया जाए। कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। लंबित सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंत्रालय में नर्मदा नियंत्रण मंडल की 83वीं और वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की 124वीं बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। डॉक्टर यादव ने कहा कि सिंचाई परियोजनाओं का लाभ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को समय पर और सही ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित करें। बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट समेत विभागीय वरिष्ठ अधिकारी और सदस्यगण उपस्थित थे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जित करने के लिए किसानों को पंजीयन में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर त्वरित समाधान किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न स्तर पर समितियों का गठन किया जा रहा है। धान, ज्वार, बाजरा के लिए किसानों का पंजीयन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगा। श्री राजपूत ने कहा है कि पंजीयन में किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसानों से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी का कार्य 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में सरकार किसानों से सोयाबीन की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव वीरा राणा ने एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें किसानों से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी की तारीख और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। सोयाबीन की एमएसपी पर खरीदी के लिए किसान 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किसान पोर्टल पर अपना पंजीयन करवा सकेंगे। समर्थन मूल्य पर खरीदी की एजेंसी मार्कफेड की होगी, जबकि भंडारण की व्यवस्था स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा की जाएगी। छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह अन्य अधिकारियों के साथ विकासखंड हर्रई के ग्राम भूमका के प्राकृतिक खेती करने वाले कृषक पूरनलाल इनवाती के खेत में पहुंचे। वहां पहुंचकर समन्वित कृषि प्रणाली अपनाते हुए प्राकृतिक पद्धति से 1 एकड़ में की जा रही केले की खेती, शेष जमीन में मक्का, टमाटर, बैंगन एवं फलदार पौधे आम, कटहल, आंवला, सेब, एप्पल, बेर, ड्रैगन फ्रूट्स, नींबू, संतरा, काजू के पौधे का अवलोकन किया। कृषक द्वारा पशुपालन, बकरी पालन एवं मछली पालन इकाई स्थापित कर की जा रही समन्वित खेती का भी अवलोकन किया गया। साथ ही कलेक्टर द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लौंग के पौधे का रोपण किया गया एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित खेत तालाब में मछली पालन के लिए आत्मा परियोजना के माध्यम से मछली का बीज कलेक्टर द्वारा तालाब में छोड़ा गया एवं मुर्गी पालन यूनिट का अवलोकन भी किया गया। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, अगले कृषि दर्शन कार्यक्रम में नई कृषि संबंधी जानकारी के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।